बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास में हमने लैंडमार्क जो हिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री की वजह से डेवलप हुआ वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लैंडमार्क में हमने ये देखा था कि मुसलमानों का दौर जो है वो उसमें केमिस्ट्री में क्या तरक्की हुई। आज की क्लास में हम मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियड जो 1600 से शुरू होता है और आज तक जो है वो जारी है। ठीक है, इसमें बुनियादी तौर पर जब मुसलमान जो फाउंडेशन रख चुके थे एक्सपेरिमेंटल, जिसमें थ्योरीज भी डेवलप हो गई थी, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप हो गए थे और एक तरीक़ेकार जो है वो वज़ा हो गया था कि किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन सारी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीक़े से, बहुत ज़्यादा जिद्दत के साथ दूसरी दुनिया में, यूरोप में, ठीक है, अमेरिका में, बरतानिया में, फ़्रांस में, जर्मनी में, इन बुनियादी नॉलेज के ऊपर अच्छी लेबॉर्टरीज़ तैयार की गई। ठीक है, अच्छा सिस्टम डिज़ाइन किया गया और डिज़ाइन करने के बाद फिर सारे तजर्बात जदीद पैमाने पर दोहराए गए। तो ये जो पूरा दौर है जो 16 से शुरू होता है और आज तक जारी है, इसमें जो फाउंडेशन में आपको काम नज़र आएगा वो वही मुसलमानों का काम है, लेकिन उस काम को जदीद पैमाने पर और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत डेप्थ में जो है वो इन यूरोप के साइंटिस्ट ने जो है वो फैला दिया। तो हम एक एक करके सारे साइंटिस्ट को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कारनामे उनके अंजाम दिए गए जो आपके कोर्स में शामिल हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं जिनको हम जदीद ज़माने का केमिस्ट्री का बाबा आदम कहते हैं, साइंस के हवाले से भी, वो हैं रॉबर्ट बॉयल। 1627 और 1691 में रॉबर्ट बॉयल 1627 से 1691, ये इनका पीरियड है। रॉबर्ट बॉयल का कारनामा बुनियादी तौर पर यह है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अप्रोच जो है वो सिस्टमेटिक इख्तियार की जाए। ठीक है, यानी जब हम किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेंगे या जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे, गौर करेंगे इल्मी बुनियाद पर, तो वो सिस्टमेटिक अप्रोच के ज़रिए पढ़ी जाएगी। उसमें अगर एक्सपेरिमेंट होगा तो वो भी सिस्टमिक अप्रोच के ज़रिए जो है वो एक्सपेरिमेंट होगा। इस बात ने जो है इल्म को बहुत तरक्की दी। ठीक है, तो इनका जो बुनियादी काम है इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर विद द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इनका कारनामा है कि इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि नेचर की स्टडी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर। बाद में इन्होंने गैस के कुछ कवानीन भी, गैस लॉ इनका मशहूर है। ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी पर, एटॉमिक थ्योरी पर उस ज़माने में इन्होंने ये बयान दिया कि गैसें, उनकी ख़ासियतें क्या होती हैं और उनको प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, ये इनका कारनामा है। लेकिन जो बड़ा काम है रॉबर्ट बॉयल का, वो इस ख़याल को जारी करना इल्म की दुनिया के अंदर कि आप दरअसल नेचर को एक सिस्टमेटिक तरीक़े से स्टडी कीजिए और लेबॉर्ट्री के अंदर भी जब आप आइए किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो उसका भी कोई सिस्टमेटिक मेथड होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम किसी नतीजे तक इल्म की दुनिया में पहुँचें। ये जो ज़ोर था, ये बाद में लोगों ने इसको एडॉप्ट किया और फिर इस सिस्टमेटिक स्टडीज़ के नतीजे में हमारे यहाँ इल्मी तरक्की जो है वो आती चली गई। ठीक है,
ठीक है, मॉडर्न पीरियड में अगले जो साइंटिस्ट हमें नज़र आते हैं वो जे ब्लैक, जो 1728 से लेके 1799 उनका पीरियड है। इनका अहम काम है कि इन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी डिटेल्ड स्टडी की। ठीक है, और उसकी दरियाफ्त में भी इनका हाथ है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कार्बन की और ऑक्सीजन की रेशो होती है, और वो किन ज़राए से हासिल होती है, उसके रिएक्शंस क्या हैं। असल में कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस से, या जितने भी जानदार हैं दुनिया में, जो ख़ास तौर पर पौधे हैं जो ग़िज़ा बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में ज़्यादा मकदार जो है वो नेचर के ऊपर और माहौल के ऊपर भी असरअंदाज होती है। तो जे ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेल्ड स्टडी जो है उसको किया, और दुनिया के सामने बहुत सारे हक़ाइक़ जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड हैं, पौधों के हवाले से भी और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के हवाले से भी, वो सारा काम हमें नज़र आता है जे ब्लैक के काम में। ठीक है, ठीक है जी। अगला जो साइंटिस्ट हमें दिख रहा है मॉडर्न पीरियड में, वो हैं जे प्रीस्ले, जो 1733 से 1999 तक जिनका दौर है। ये साइंटिस्ट हमें नज़र आते हैं ऑक्सीजन डिस्कवर करने में। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड इन्होंने दरियाफ़्त की, और HCl इन्होंने दरियाफ़्त किया, या पहले से जो बाज़ाब्ता केमिकल मौजूद था उसमें तहक़ीक़ करके उसके जुज़ियात और उसकी ख़ालिस बनाना, और उसको उसके केमिकल के ख़ास जो है वो क्या ख़वास होंगे फ़िज़िकल और केमिकल, इस पर इन्होंने काम किया। तो ये तीन दरियाफ़्त के लिए हमें जे प्रेस्ली नज़र आते हैं तारीख़ में जदीद दुनिया की। ऑक्सीजन की दरियाफ़्त जो है वो यकीनन जो अहम अहमियत की हामिल इस लिहाज से है कि जब सारे जानदार जो सांस लेते हैं वो उसमें वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं। इसकी स्टडी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर कंबस्शन के जितने रिएक्शन होते हैं, यानी जिसमें चीज़ें जलती हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर भी ग़िज़ा दरअसल कंबस्ट होती है, जलती है, और वो कन्वर्ट होती है एनर्जी के अंदर। तो ऑक्सीजन की स्टडी और ऑक्सीजन की दरियाफ़्त और ऑक्सीजन के ये असरात जो सिस्टम में होंगे, ठीक है, हवा में मौजूद होंगे, तमाम चीज़ों पे जो ज़ंग लगता है वो ऑक्सीजन की वजह से लगता है। इस सब को डिटेल के अंदर जे प्रीस्ले ने जो है वो पहली बार डिस्कस किया, ऑक्सीजन को दरियाफ़्त किया, और ऑक्सीजन के रिलेशनशिप दूसरे मरकबात के ऊपर कैसे पड़ते हैं उसको बयान किया। ठीक है, इसी दौर में हम आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब मुसलमानों का दौर ख़त्म हुआ और सारे यूरोप के अंदर मुसलमानों की जो केमिस्ट्री में तरक्की थी उसकी बुनियाद पर बेस जो है वो डेवलप करके बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ बना ली गई, बहुत सारे मेथड जो है वो इख्तियार कर लिए गए, और ख़ास तौर पर जो सिस्टमेटिक मेथड की जो अप्रोच थी वो इख्तियार की गई। तो अब साइंसदानों के लिए बहुत आसान हो गया कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स के ऊपर, दरख्तों के अंदर से हासिल होने वाले केमिकल्स के ऊपर, चट्टानों से हासिल होने वाले केमिकल्स के लिए वो एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। ठीक है, तो अगले जो 3 साइंसदान हैं वो हैं शीले, जो 1742 से 1786 का जिनका दौर है। इन्होंने दरअसल क्लोरीन दरियाफ़्त की। ठीक है, क्लोरीन गैस दरियाफ़्त की। पता चला है कि भाई एक गैस होती है जिसका नाम क्लोरीन है, उसकी खुसूसियात, ख़वास, दीगर चीज़ें। अगले साइंसदान हैं कैवेंडिश, जो 1731 से 1810 तक जिनका पीरियड है। इन्होंने हाइड्रोजन गैस दरियाफ़्त की। ठीक है, फ़ज़ा के अंदर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, या एक एलिमेंट है जिसका नाम हाइड्रोजन है, वो कैवेंडिश ने दरियाफ़्त की। उसके बाद लिवाइज़र जो है 1743 से 1794 तक, इन्होंने ऑक्सीजन का रेशो वो पता चलाया कि जो फ़ज़ा है उसका 1/5 पार्ट ऑक्सीजन है, यानी अगर 100 हिस्से मुख्तलिफ़ गैसेस का मजमुआ है हवा, तो 100 हिस्सों में से 20 हिस्सा या 100 में से 20% जो है वो ऑक्सीजन पाई जाती है हवा के अंदर। ठीक है, तो ये 3 साइंसदान थे जिन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया।
ठीक है जी, ये तो थी डिस्कवरीज़। मुख्तलिफ़ केमिकल्स डिस्कवर हो रहे हैं, उनकी रेशो पे बात हो रही है, उनकी अहमियत पर बात हो रही है। लेकिन अब मॉडर्न पीरियड के अंदर जो एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया, एक बड़ा चेंज आया, वो लेकर आए जॉन डाल्टन। 1766 और 1844 इनका पीरियड है। इनका जो कारनामा है, इन्होंने दोबारा से वही बहस छेड़ी जो बहस यूनान में हो रही थी कि एटम क्या है, मादे की बुनियाद क्या है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगी। जैसे वो चार चीज़ों पर यकीन रखते थे कि हर मटेरियल के अंदर ये चार चीज़ें मौजूद हैं। डाल्टन ने वही स्टडी दोबारा छेड़कर कहा कि मादा जो है वो एटम्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, मालिक्यूल्स और एटम की थ्योरी उन्होंने डेवलप की, इस्टेब्लिश की पहली बार उस सिस्टमेटिक मेथड की बुनियाद पर जो इस पूरे दौर का जो है इब्तिदा है। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर ये इन्होंने कायम किया सबसे पहले। इस एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को फिर आगे चल के ये जो साइंसदान थे, गैलोसेक, एवागाड्रो, डिवलेंग और पेटिट, इन चार साइंस और भी मज़ीद थे, लेकिन ये चार मशहूर साइंसदान हैं जिन्होंने इस एटॉमिक थ्योरी की बुनियाद पर रिलेटिव एटॉमिक एंड मालिक्यूलर मासेस मालूम किए, यानी हर एटम का मास क्या होगा। ठीक है, और रिलेटिव रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आपने कोई बट्टे के साथ उसका मास नहीं नाप रहे हैं, बल्कि किसी एक एटम को बुनियाद बना लिया, कार्बन को बुनियाद बना लिया। कार्बन के 12वें हिस्से के लिहाज से हर एटम कितने गुना भारी होगा। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन को बुनियाद बना लिया कि ऑक्सीजन के 8वें हिस्से की बुनियाद के लिहाज से हर एटम कितने मास का होगा। तो उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास पर बहुत काम किया। इस तरह से हमें हर एलिमेंट के एटम के मास मिल गए। ठीक है, बहुत बड़ा काम था ये। तो ये एक पूरी समझ लीजिए एक रेवोल्यूशन है, एक नया केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर, कि जहाँ पर अब आप केमिकल्स को एटम्स की बुनियाद पर और मॉलिक्यूल्स की बुनियाद पर स्टडी करने की जानिब राग़िब हो गए हैं। इसलिए जॉन डाल्टन का एरा या उसके बाद का जो एरा है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा। ठीक है जी, तो अगला जो दौर है वो जे जे ब्रीजिलियस का काम है इम्पोर्टेंट। जे जे ब्रीजिलियस जो 1779 से लेके 1848 तक का जिनका पीरियड है, इनका जो अहम काम है केमिस्ट्री की हिस्ट्री में, वो ये है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ये आइडिया कि एलिमेंट्स को सिंबल की शक्ल में ज़ाहिर किया जाए। ऑक्सीजन के लिए O, हाइड्रोजन के लिए H, फ्लोरीन के लिए F, क्लोरीन के लिए Cl। ये आइडिया सबसे पहले जो है वो केमिस्ट्री की दुनिया में जे जे ब्रीजिलियस लेकर आए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, एलिमेंट होंगे तो उनको सिंबल से ज़ाहिर करेंगे, और अगर कंपाउंड होंगे तो उनको फार्मूले से ज़ाहिर करेंगे। उस फार्मूले में क्या मेथड होगा, ये सिस्टमेटिक मेथड जो अप्रोच इख्तियार की जा रही थी साइंस में, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये आइडिया पेश किया कि एलिमेंट्स को और कंपाउंड को सिंबल्स और फार्मूले की शक्ल में लिखा जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और मिलकर कोई तीसरी चीज़ बनाती है, नई चीज़ बनाती है, तो इसको भी बयान करने के लिए बाज़ाब्ता सिस्टमेटिक तरीक़ा होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन का तस्वुर इन्होंने दिया। बड़ा कारनामा है। ठीक है, हम देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर इस सारे आइडिया के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं थी। तो जे जे ब्रीजिलियस का इस मामले में पूरी हिस्ट्री के अंदर हमेशा ये बात याद रखी जाएगी। जब एलिमेंट्स के सिंबल बना लिए गए, जितने एलिमेंट्स मौजूद थे उनके सिंबल जो है वो डिफ़ाइन हो गए, तो कोशिश ये की गई कि सारे एलिमेंट्स जितने भी अब तक दरियाफ्त हुए हैं उन सबको एक टेबल के अंदर, एक चार्ट के अंदर रखा जाए। मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस पर बहुत सारा काम किया, लेकिन कामयाबी मिली मेंडलीफ को। ठीक है, मेंडलीफ 1824 से 1907 का दौर है। इसमें इन्होंने तमाम एलिमेंट्स को एक चार्ट में सिस्टमेटिक तरीके से पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लिहाज से, ठीक है, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स थे वो किसी कानून की पाबंदी करते हुए ग्रुप की फॉर्म में रखे गए। वो कानून इन्होंने दरियाफ्त किया।
उसको पीरियोडिक लॉ कहते हैं। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे बहुत डिटेल के अंदर तो मैं आपको उस पीरियोडिक लॉ को डिस्कस करूँगा। तो अब यहाँ पर हमें केमिकल के फार्मूले और यहाँ पर एलिमेंट्स के फार्मूले, उसके बाद एक चार्ट और पीरियोडिक टेबल की तश्कील, ये तारीख़ के दो अहम वाक़यात हैं जो मॉडर्न पीरियड के अंदर तसलसल से गुजरे हैं। ठीक है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर फिर अगला जो दौर है, जो अगला ब्रेक थ्रू है या जो चेंज आया केमिस्ट्री की दुनिया में, वो ये दो साइंटिस्ट लेकर आए। एक का नाम था आर्हीनियस, जो 1859 से 1927 तक का पीरियड है जिनका, और माइकल फेराडे, जो 1791 से लेकर 1867 तक का जिनका पीरियड था। आर्हीनियस ने आयनिक थ्योरी डेवलप की। एसिड और बेस को स्टडी के दौरान उन्होंने ये पता चलाया कि कोई भी केमिकल है उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, आयन क्या होते हैं, यानी पहले, इससे पहले आर्हीनियस से पहले आयन को हम कंसीडर नहीं करते थे, कंपाउंड को एक मुकम्मल मालिक्यूल की फॉर्म में डिस्कस करते थे। आर्हीनियस ने हमें ये बताया कि आप किसी भी कंपाउंड को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के फॉर्म में स्टडी कीजिए। तो आयनिक थ्योरी जो है आर्हीनियस ने पेश की, और फेराडे ने उस आयनिक थ्योरी की बुनियाद पर भी और अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज दरियाफ्त किए। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो धातें जमा हो रही थी कैथोड पर और मुख्तलिफ़ चीज़ें खारिज हो रही थी एनोड के ऊपर, ये दरअसल उस आयनिक थ्योरी को जो बयान हुई उसके साथ ये मैच करती है और हमें इस नतीजे पर पहुंचाती है कि यकीनन हर कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव आयन भी होते हैं जो कैथोड की तरफ जंप करते हैं, और नेगेटिव आयन भी होते हैं जो एनोड की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो ये दो काम इन दो साइंसदानों का बहुत अहम तारीख़ी हिस्सा है, जिसमें आयनिक थ्योरी को डेवलप करना और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डेवलप करना। ठीक है, अगला जो टर्नओवर है केमिस्ट्री की दुनिया में, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। रदरफोर्ड जो डाल्टन ने जो बात शुरू की थी कि मादे की बुनियाद एटम और मालिक्यूल्स हैं, उस एटम की तहकीक कि वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज़ क्या है, इस पर बड़ा काम हुआ। लेकिन ये चंद साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये साबित किया कि एटम ये होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, एटम का शक्ल ऐसे होती है। ठीक है, सबसे पहले जे थॉमसन, इन्होंने जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें गैसों में से बिजली गुजार के गैस को जो है वो अपने अज्जा में तोड़ा जाए। ठीक है, तो उसमें से उनको पता चला कि नेगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। जो है वो कैथोड रेज और एनोड रेज जो है दरियाफ्त की इन्होंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया इन्होंने। हेनरी बैकरल का जो एक्सपेरिमेंट है वो रेडियो एक्टिविटी पर है। ये दो साइंटिस्ट हैं, हेनरी बैकरल और मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी ने रेडियम दरियाफ्त किया। ठीक है, और हेनरी बैकरल ने दरअसल रेडियो एक्टिविटी के बारे में रेडियो एक्टिविटी के दौरान ये बात पता चलाई कि जो एटम है उसमें से 3 किस्म की शुआएँ निकलती हैं, अल्फ़ा शुआएँ, बीटा शुआएँ और गैमा शुआएँ। अल्फ़ा शुआओं पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा शुआओं पर नेगेटिव चार्ज होता है और गैमा शुआओं पर कोई चार्ज नहीं होता। ये दरअसल उस रास्ते का सफ़र है जब हम ये पता चला रहे हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम में प्रोटॉन होते हैं और एटम में न्यूट्रॉन होते हैं। और मेरी क्यूरी वाहिद ख़ातून साइंसदान हैं जिन्होंने रेडियम को दरियाफ़्त किया और इस काबिल हमें बनाया कि हम रेडियम को खालिस हालत में हासिल करके उससे निकलने वाली शुआओं को एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद नील बॉहर साहब आए। उन्होंने असल में रदरफोर्ड और नील बॉहर ने मिलकर एटम की जो शक्ल होगी, ठीक है, वो कैसा होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश कर रहे होंगे, वो ऑर्बिट के अंदर होंगे,
उसमें प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये दो साइंटिस्ट हैं आपके पास, रदरफोर्ड और नील बोहर। इन दोनों की काविशों से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने में मदद मिली। तो ये भी एक पूरा दौर है जिसमें सारे साइंटिस्ट सिस्टमैटिक मेथड से एटम और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जिन्होंने अपनी सलाहियतें सर्व की। इसके बाद जो आज की हमारी दुनिया है वो बहुत मुख्तलिफ है, और हम अब बहुत सारे एलिमेंट्स को समझते हैं। उनके क़वानीन हमें पता चल गए हैं, रिएक्शन के क़वानीन हमें पता चल गए हैं, रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें हो रही होती हैं, एनर्जी के कॉन्सेप्ट क्या हैं वो हमें पता चल गए हैं। लिहाजा केमिस्ट्री अब इस सारे प्रोसेस से गुज़र के हम तक जो पहुंची है वो मॉडर्न दौर में अपना रोल प्ले कर रही है। केमिस्ट्री का क्या रोल होगा सोसाइटी में, और वो कैसे अपने आप को फ़ायदा पहुंचाती है तमाम इंसानियत को, ये हम अगली क्लास में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।